नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बने रहिएगा। आज अपने जो तीसरे अध्याय के बारे में बात कर रहे थे, भू संसाधन के बारे में, जिसमें अपने ने कल यहाँ स्थायी चारागाह के लागू को छोड़ दिया था। आज उसके आगे की बात करेंगे और जानेंगे कि भाई इस अध्याय में किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे क्वेश्चन है वो पहले पूछे गए हैं। तो इसमें निबंधात्मक क्वेश्चन आता है और छोटे क्वेश्चन भी आते हैं। तो निबंधात्मक के रूप में इस पार्ट को बहुत विशेष ध्यान देते हुए इस पार्ट को अपने पढ़ना है। ठीक है, तो मार्कर कहाँ रख दिया मैंने? एक सेकेंड। हाँ, मिल गया। हाँ, क्या है साझा संपत्ति? कल ही अपन ने बात की थी, साझा संपत्ति वो होती है जो ऐसी जमीन जिसके ऊपर पूरी एक ग्राम पंचायत या किसी एक समूह या किसी एक समाज का नियंत्रण होता है, वो होती है साझा संपत्ति होती है। सामुदायिक भूमि जो के उपयोग के लिए राज्यों का स्वामित्व वाली भूमि होती है, जिसकी उपयोगिता क्या है। अब इसकी उपयोगिता को ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को साझा संपत्ति का उपयोगिता क्या है, इस क्वेश्चन को पहले पूछा जा चुका है। आप इसको ध्यान रखना। क्या है, एक तो पशुओं के लिए चारागाह उपलब्ध हो जाता है। गांव के आसपास में भूमि होती है ये, तो गांव वाले लोग उसको पशु चराने के लिए काम में ले लेते हैं। फिर उसके बाद में ईंधन के लिए लकड़ी मिल जाती है। तो आपने बोलोगे कि कल ही तो आपने बोला था कि साझा संपत्ति से आप लकड़ी है वो नहीं काट सकते। तो ऐसी लकड़ी जो सूख गई है उनको काट सकते हैं। ठीक है, तो ईंधन के लिए यहाँ क्या मिल जाती है? लकड़ी मिल जाती है। वन उत्पाद मिल जाते हैं, रेसे मिल जाते हैं। तो यहाँ से जो भी वन उत्पाद मिलते हैं वो औषधीय पौधे लगते हैं इसमें, तो औषधीय पौधों से अपन को औषधि भी मिल जाती है। जो भूमिहीन छोटे किसान हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग होते हैं, वो इस भूमि पर पशुपालन करके जीवन यापन करते हैं, कृषि नहीं करते हैं। ध्यान रखना, जो भूमिहीन होते हैं और जिसके पास में जमीन नहीं है, निर्धन किसान है, वो लोग क्या करते हैं? इस जमीन के ऊपर पशुपालन करके अपना जीवन का यापन कर लेते हैं। हाँ, आगे देखना। ग्रामीण है वो लोग, वो ईंधन एवं चारा एकत्रित करने के लिए जाते हैं। सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन, इसके उपयोग पर सभी का अधिकार होता है। सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन होते हैं, इसके ऊपर उपयोग पर सारा पूरे गांव का अधिकार होता है, जिसके अंदर सामुदायिक वन आ गए, चारागाह आ गई। ग्रामीण जलीय क्षेत्र, ग्रामीण जलीय क्षेत्र का अर्थ होता है तालाब है, झील है, कुआ है, इसके ऊपर सारों का अधिकार होता है। उसको क्या बोला जाता है? सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन। इनका उपयोग एक परिवार की बड़ी इकाई करती है, यानी कि एक समाज व्यक्ति वो कर सकती है। यही के आसपास उन्हीं लोगों के पास में प्रबंधन का दायित्व होता है, यानी कि उसके रखरखाव का, उसको सब साफ सफाई करवाने का दायित्व भी उसी परिवार के सदस्यों का होता है। एक परिवार मतलब 4-5 सदस्य नहीं, परिवार की बड़ी इकाई मतलब उसके अंदर 100-150 व्यक्ति है वो हो सकते हैं। एक सेकंड, कॉल आ रहा है, उनको थोड़ा एक बार जवाब दे देता हूं मैं। हाँ हाँ, क्या हो रही? फिर इसके बाद में किसानों के लिए भू संसाधनों के मध्य महत्व के कारण, किसानों के लिए भूमि का महत्व क्या है? किसानों के लिए भूमि का महत्व हो गया, क्योंकि किसान है वो अपनी खेती है वो किस में करेंगे? जमीन के ऊपर करेंगे, तो उसका महत्व वो बहुत अधिक होता है। तो इसको पढ़ लेते हैं अपन। एक तो कृषि पूर्णतः भूमि आधारित है। आप कृषि को भूमि के बिना नहीं कर सकते। तो कृषि पूर्णतः क्या है? भूमि आधारित है। तथा द्वितीय एवं तृतीय क्रियाकलाप की अपेक्षा भूमि को कृषि में महत्व अधिक। द्वितीय एवं तृतीय क्रियाकलाप एक छोटी सी जमीन है तो भी किया जा सकता है, लेकिन कृषि करनी है तो जमीन अधिक चाहिए ही चाहिए। तो इनका महत्व है वो अधिक रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी के पास में जमीन का होना या नहीं होना उसकी अमीरी एवं गरीबी का सूचक है। ग्रामीण क्षेत्र में देखोगे तो क्या देखते हो आप कि भाई किसी व्यक्ति के पास में अधिक जमीन है तो उसको बोल देते हैं कि उसके पास में तो खूब सारी जमीन है, वो तो मौज करेगा। और कम जमीन है तो उसको क्या बोला जाता है कि भाई इसकी थोड़ी बहुत कमी वाली बात। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में अमीरी एवं गरीबी का सूचक है, जमीन का होना या नहीं होना। भूमि की गुणवत्ता कृषि के उत्पादन में को प्रभावित करती रहती है। भूमि की गुणवत्ता है वो कृषि में के उत्पादन को भी प्रभावित करती है, कि यदि जमीन है वो उच्च गुणवत्ता वाली नहीं है तो वो उत्पादन को भी क्या करती है? प्रभावित करती है। उच्च गुणवत्ता वाली जमीन है उसका महत्व है बहुत अधिक रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भू स्वामित्व और आर्थिक संपन्नता व सामाजिक समृद्धि के सूचक है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसी व्यक्ति के पास में जमीन है तो वो सामाजिक समृद्धि, यानी कि ये समाज है वो कितना विकसित समाज है, इसके पास में जमीन अधिक है, तो ऐसा सूचक होती है। इस वजह से ये होते हैं। फिर उसके बाद में इससे ये माना जाता है कि प्राकृतिक आपदा या निजी विपत्ति में सुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है, कि मेरे पास में इतनी जमीन है, हो सकता है मेरे भगवान न करे, खुदा न करे, किसी भी प्रकार की कोई घटना हो जाए और फिर उसके बाद में यदि प्राकृतिक आपदा आ गई या कोई निजी विपत्ति आ गई, तो भी मेरे पास में जमीन है, मैं उसको बेच करके काम कर सकता हूँ। लेकिन वो बेचता नहीं है जमीन को, जमीन। ठीक है,
तो ये सुरक्षा की भावना उत्पन्न करती है किसान के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद में भारत के अंदर उत्तरी तथा आंतरिक भागों में फसल ऋतु है। तो इस बात को आप ध्यान रखना, भारत के अंदर फसल ऋतुएं केवल और केवल उत्तरी भारत में पाई जाती है, उत्तरी और आंतरिक भारत में। दक्षिणी भारत के अंदर फसल ऋतुएं नहीं पाई जाती। विशेष तौर से ध्यान रखना, दक्षिणी भारत में फसल ऋतुएं नहीं पाई जाती, क्योंकि वहां 12 ही महीने एक ही प्रकार का मौसम रहता है, इस वजह से फसल ऋतुएं हैं वो नहीं पाई जाती। अब इस फसल ऋतुओं को क्या बोला जाता है? शस्य प्रारूप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शस्य प्रारूप बोला जाता है। ठीक है। और ये किस जगह पर होता है? उत्तरी एवं आंतरिक भारत में। उत्तरी व आंतरिक भारत। ठीक है। दक्षिणी भारत में नहीं। फसल ऋतुएं 3 होती है, एक होती है खरीफ, दूसरी रबी की, तीसरी होती है जायद की। खरीफ का समय है ना, वो जून से सितंबर के मध्य। जून से सितंबर क्या है? इसका मतलब गर्मी का समय। तो ये गर्म प्रदेश है, यानी कि मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो भी फसलें होती है। अपन उष्णकटिबंधीय का मतलब अपने वाली फसलें, जो अपन मैं बात कर रहा हूँ, मैं पश्चिमी राजस्थान से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से आ रहा हूँ। तो ज्वार बाजरा जो भी ये फसलें होंगी, वो सारी की सारी किस प्रकार की होगी? खरीफ की होगी। तो इसमें उष्णकटिबंधीय फसलें आती है। अधिकतर फसलें दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ में बोई जाती है। अपन देखते हैं, अपन भाई रबी की फसल तो कम ही बोते हैं। खरीफ की फसल है, उसके अंदर क्या करते हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है, मानसून के साथ में इसकी बुआई कर दी जाती है। इसके अंदर कौन कौन सी फसलें होगी? तो इसके अंदर चावल होगा। इस बात को विशेष तौर से ध्यान रखना, चावल एवं कपास है वो उसमें खरीफ की फसलें हैं। किस प्रकार की फसलें हैं? खरीफ की फसलें। फिर उसके बाद में जूट है, ज्वार है, बाजरा है, अरहर है। इस प्रकार से ये इसके उदाहरण रह सकते हैं। तो इसमें से आपको क्या पूछा जाएगा? उदाहरण पूछा जाएगा, जिसमें से कपास का उदाहरण है वो 2021 में पूछा हुआ है। ठीक है। 21 में या 23 में था, 21 था या 23 था, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन एक बार कपास का उदाहरण है वो पूछा जा चुका है। तो चावल एवं कपास को विशेष तौर से ध्यान रखना, खरीफ की फसल है। ठीक है। और फिर उसके बाद में रबी की फसल। रबी की फसल है वो अक्टूबर से मार्च के मतलब शीत ऋतु में बोई जाती है। तो कम तापमान वाली शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय फसलें बोई जाती है इसके अंदर। इसके अंदर कौन कौन सी है? तो गेहूं, इसको गेहूं वाले को ध्यान रखना। गेहूं, फिर उसके बारे में जो है, इसको सरसों को भी विशेष तौर से ध्यान रखना। चना है, तोरियां है, तारामीरा है, ये हो जाएगी। तो गेहूं एवं सरसों को ध्यान रखना। इधर आप बाजरा को ध्यान रखोगे तो इधर गेहूं अपने आप ध्यान रह जाएगा। बाजरा है वो उसके उस ऋतु में होता है जिसमें गर्मी अधिक होती है। तो खरीफ ऋतु ऋतु हो गई। फिर उसके बाद में रबी के समय, रबी वाले समय में क्या है? गेहूं, इसका मतलब क्या है? शीत ऋतु के समय बोई जाती है, तो गेहूं ये हो गई। तो सरसों को भी एक बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है, जिस साल कपास को पूछा उसी साल सरसों को भी पूछा था। ठीक है। तो सरसों को याद रखना, इधर इधर कपास को याद रखना। ठीक है। और फिर उसके बाद में जायद, ये अप्रैल एवं जून के मध्य अल्पकालिक फसलें होती हैं, जिसके अंदर जो अपने सब्जियों की खेती कर दी जाती है। ग्रीष्मकालीन फसलें हो सकती है, रबी की कटाई के बाद में बोई जाती है, जिसके अंदर तरबूज है, खीरा है, काकड़ी है, सब्जी है, या फिर चारे फसलें इस प्रकार से जायद की फसलों में बो दी जाती है। ये देख लेना। दक्षिणी भारत में पृथक फसल ऋतुओं के अनुसार खेती नहीं होती है। पृथक फसल ऋतुओं के अनुसार मतलब खरीफ और रबी एवं जायद के अनुसार ऋतु नहीं होती है। वो साल के अंदर 3 फसलें ले लेते हैं। यहाँ का तापमान वर्ष भर किसी भी उष्णकटिबंधीय फसलों के लिए बुआई में सहायक है। उष्णकटिबंधीय यानी कि जो खरीफ की फसलें है ना, वो सारे के सारे साल भर में कभी भी उसको बो दो, तो ये उष्णकटिबंधीय फसलें बोई जाती है। किसमें? दक्षिणी भारत में। कारण क्या है? यहाँ वर्ष भर तापमान उच्च पाया जाता है, जो कि उष्णकटिबंधीय फसलों के लिए उपयुक्त रहता है। तो और दूसरा कारण यह है कि यहाँ पर्याप्त सिंचाई की सुविधा है। दक्षिणी भारत में पर्याप्त सिंचाई की सुविधा होने के कारण भी यहाँ जो फसलें ऋतुएं नहीं पाई जाती है। एक ही प्रकार की फसल को 3 बार उगाया जाता है, जिसमें चावल है। आप देखते हो पश्चिम बंगाल के अंदर चावल को 3 बार उगाया जाता है, वो समन एवं बोरो के रूप में है। उसी प्रकार से मक्का, ज्वार, रागी, मूंगफली, इस प्रकार की फसलें दक्षिणी भारत में बोई जाती है। अब जो बात बताने जा रहा हूँ वो 100 बार इंपोर्टेंट कर दो। 20 बार नहीं, 50 बार नहीं, 100 बार इंपोर्टेंट कर दो, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आ गया है तो आप 100% गलत करके आओगे। मैं आज भी लिख के लेके आ रहा हूँ, और ये क्वेश्चन अब ट्रेंड में बना। पिछले 3 सालों से कोई न कोई या तो सप्लीमेंट्री में आ जाता है, या ब्लाइंड वाले जो एग्जाम होता है मंदबुद्धि का, उसमें आ जाता है, या फिर मॉडल पेपर में आ जाता है। मतलब पिछले 3 सालों से ये क्वेश्चन लगातार आ रहा है। और क्या पूछा जाएगा? भारत में कृषि के प्रकार बताइए, और कृषि के प्रकार पूछते ही आपके दिमाग के अंदर सीधा उधर दौड़ता है निर्वाह कृषि, वाणिज्य कृषि, रोपण कृषि, सीधा उधर दौड़ जाते हो आप। वो नहीं होते हैं। कृषि के प्रकार, भारत के अंदर कृषि के प्रकार है वो 2 प्रकार है। आर्द्रता के आधार पर। आर्द्रता का मतलब क्या हुआ? पानी की मात्रा के आधार पर। ठीक है। मैंने पिछली बार बता रहा हूँ,
पिछली बार बोर्ड में ये क्वेश्चन था, उसके अथवा में था। इसके अथवा में हमेशा भारतीय कृषि की समस्याएं आती है, फिक्स क्वेश्चन हो गया ये। मैंने एग्जाम जाने से पहले मेरे हॉस्टल में एक विद्यार्थी रहता था, तो उसने कहा कि सर क्या पढ़ूं, अभी तो 15-20 मिनट रहे। मैंने कहा तो ऐसे कर, भारतीय कृषि की समस्याएं पढ़ ले और भारतीय कृषि के प्रकार पढ़ ले। उसने कहा कि सर मेरे को याद है। मैंने क्या क्या याद है? फिर उसने कहा कि भाई भारतीय कृषि के प्रकार में आर्द्रता के अनुसार ये है, और फिर वो कृषि के प्रकार है वो विश्व केंद्र है, ठीक है। और भारतीय कृषि की समस्याएं मैंने पढ़ रखी है। बोर्ड में गया, वही क्वेश्चन आया, और उसने, मजे की बात ये रही कि उसने वो क्वेश्चन गलत कर दिया। मैंने उसने उसको वापस जाते समय कहा था कि यदि ये क्वेश्चन दोनों ऑप्शन में आ जाए तो तुम भारतीय कृषि की समस्याएं कर लेना, लेकिन उसने समस्याएं नहीं की, ये वाला क्वेश्चन किया और वो गलत कर गया है। तो इस क्वेश्चन को मैं 100 बार इंपोर्टेंट करवा के बोल रहा हूँ। हाँ, खांसी आ रही है, 1 मिनट पानी पी लेता हूँ। हम्म। 1 सेकंड के लिए लैपटॉप थोड़ा चार्ज कम है, तो मैं चार्ज लगा देता हूँ। 1 सेकंड बस, आप ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा। पानी भी पी लेता हूँ, साथ में लैपटॉप को भी चार्ज पे डाल देता हूँ। ये हो गया काम, हो गया, ठीक है। ठीक है, ठीक है, दूसरा मार्कर मिल गया हमको। आप उधर देखना तो मार्कर हो सकता है। हाँ, तो इस बात को देख रहे हैं, ठीक। हाँ, मिल गया, मेरे जेब में ही है। कृषि के प्रकार को देख रहे थे। कृषि के प्रकार दो प्रकार के हैं, एक तो होती है सिंचित कृषि, दूसरी होती है वर्षा निर्भर। नाम से ही पता चल रहा है, सिंचित का अर्थ होता है ऐसी कृषि जो सिंचाई से की जाती है, वो होती है सिंचाई कृषि। और वर्षा निर्भर का नाम से ही पता चल रहा है, जो वर्षा के निर्भर होती है, वो वर्षा निर्भर या फिर बरानी कृषि बोल सकते हैं। लेकिन अब ध्यान रखने वाली बात है कि सिंचाई कृषि के भी, इसके भी दो भाग है। किसके? सिंचित कृषि के दो भाग है, एक तो है रक्षित सिंचाई कृषि, एक होती है उत्पादक सिंचाई कृषि। अब भी नाम से पता चल रहा है, रक्षित सिंचाई कृषि के अंदर क्या किया जाता है, केवल और केवल फसलों को जलने से रोकने के लिए उसके अंदर पानी डाल दिया जाता है, यानी कि सिंचाई कर दी जाती है। देखना कि नमी की कमी के कारण फसलों को नष्ट होने से बचाने के लिए इसके अंदर क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। रक्षित यानी कि फसलों की रक्षा करने के उद्देश्य से इसके अंदर जो कृषि की जाती है, वो हो जाती है रक्षित सिंचाई कृषि। और उत्पादक सिंचाई कृषि में क्या होता है, अधिक जल देकर के उत्पादन को क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, और ऐसी कृषि को बोला जाता है उत्पादक सिंचाई कृषि। तो इसमें आपको नाम से जान लिया आपने, क्या बात बताई। बेसिक कृषि के दो प्रकार हैं, एक सिंचित कृषि, एक वर्षा निर्भर। फिर सिंचित कृषि दो प्रकार से होती है, एक रक्षित सिंचाई कृषि, इसका मतलब इसके अंदर फसलों को नमी से जो फसलें नष्ट हो रही है उसको बचाने के लिए उसके अंदर सिंचाई की जाती है। उत्पादक सिंचाई करने का, कृषि करने का क्या है, फसलों को जल उपलब्ध करवा करके अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना, नाम से पता चल रहा है दोनों। इसमें जल की मात्रा रक्षित सिंचाई की तुलना में क्या होता है, अधिक। रक्षित सिंचाई में तो अपन जल तभी देंगे जब फसलों को जलने से रोकना है, और इसका मतलब जल भी उसमें क्या देंगे, कम। इसमें जल अधिक देंगे क्योंकि अपन को उत्पादन क्या लेना है, अधिक लेना है। तो फिर उसके बाद में आता है वर्षा निर्भर बटानी कृषि। ये भी दो प्रकार की होती है। देखो, शुरुआत में कृषि दो प्रकार की थी, एक तो थी सिंचित कृषि, फिर उसके बाद में रक्षित कृषि, नहीं, बरानी कृषि, या फिर जो वर्षा निर्भर कृषि। फिर उसके बाद में सिंचित कृषि दो प्रकार से थी, रक्षित सिंचाई कृषि और उत्पादक सिंचाई कृषि। अब दो प्रकार से कौन है, वर्षा निर्भर। पहले यह शुष्क भूमि कृषि, फिर उसके बाद में आर्द्र भूमि कृषि। इसके अंदर वर्षा है वो 75 सेंटीमीटर से कम होती है। इसमें शुष्क, शुष्क में इसका मतलब क्या है, कम हो रही है, तो 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कृषि की जाती है। शुष्कता के अनुकूल फसलें बोई जाती है, जिसके अंदर बाजरा है, चना है, रागी है, मूंग है, ग्वार है, इस प्रकार की फसलें। यानी कि अपने अपने राजस्थान में ये वाली कृषि की जाती है। अपने राजस्थान का, पश्चिमी राजस्थान, पूरे राजस्थान के नहीं बोल रहा हूँ, पश्चिमी राजस्थान का बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद में आर्द्र भूमि कृषि। आर्द्र भूमि कृषि के अंदर क्या है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है, यानी कि 75 सेंटीमीटर से वर्षा क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। इसमें जल की आवश्यकता के अधिक आवश्यकता वाली फसलें बोई जाती है। उदाहरण के लिए चावल है, गन्ना है, जूट है, इस प्रकार की फसलें बोई जाती है। इसको ताजे पानी की जल कृषि भी कहा जाता है। ताजे पानी का अर्थ क्या हुआ, जो ऐसा पानी है जो वर्षा से प्राप्त हुआ है, तो ताजे पानी के जल वाली जो फसलें हैं उसको भी ऐसा भी कहा जाता है। तो भारतीय कृषि के प्रकार आपको इस बात से पता चल गए हैं, ठीक है। आगे क्या है, खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी होती है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेता हूं मैं।
खाद्यान्न फसलें वो होती हैं जो क्या है, किसी देश में समस्त बोए के क्षेत्र का 2-3% भाग पर फसलों की बुआई की जाती है खाद्यान्न फसलों के अंदर। इसमें रिक्त स्थान भी आती है। तो इस वाले पार्ट को आप विशेष तौर से ध्यान रखना, और इस पार्ट को थोड़ा लंबा भी खींचना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे थोड़ा काम होने की वजह से मैं क्लास को थोड़े समय के बाद में एंड करूँगा, और आप क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बने रहिएगा। हो सकता है 1-2 दिन का गैप हो जाए, फिर उसके बाद मैं क्लास को कंटिन्यू करूँगा। 26 जनवरी तक मैं थोड़ा बिजी शेड्यूल में आ रहा हूँ। इस वजह से आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपका जो सिलेबस है वो पूरा करवा दूंगा। ठीक है? ओके। अब सुनिएगा, क्या है, देश के समस्त बोए गए क्षेत्रों में 2.3% भाग पर खाद्यान्न फसलें की बुआई की जाती है। और अनाज की संरचना के आधार पर खाद्यान्न फसलें दो प्रकार की होती है। एक तो होती है अनाज फसलें, दूसरी होती है दालें फसलें। अनाज मतलब वो होते हैं जो अपने जो खाने में, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, बाजरा हो गया, वो अनाज फसलें। और दालें तो पता ही होगी। तो ये वाली बात याद रखना कि जो कुल बोए के क्षेत्र में से 2.3%, यानी कि 3% भाग है वो बोया जा रहा है, तो उसमें से 2% भाग किसके रूप में बो दिया जाता है, खाद्यान्न के रूप में बो दिया जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखना। अब अनाज फसलें कौन कौन सी है, के बारे में अपन कल ही चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।